पितामह पत्री जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे स्पिरिट गाइड गार्जियन एंजल्स को मेरा प्रणाम और सभी को यहाँ मैं आह्वान करती हूँ। एंजल्स और आर्कएंजल्स को सभी की चेतनाओं का मेरा कोटि कोटि प्रणाम और शिव शक्ति परिवार, सीताराम, हनुमान बाबा सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और यहाँ उपस्थित और यूट्यूब पर जो देख रहे हैं इस सेशन को, उन सभी को मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। उन सभी के अंदर जो परम आत्माएं हैं उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको गूज़बम्स आ जाएंगे और बहुत ही एनर्जेटिक टॉपिक है, क्योंकि शिवाजी महाराज की एनर्जी ही आप सभी जानते हैं कि बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत एनर्जेटिक है। और इनका नाम सुनते ही बराबर ऐसे मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और क्या मतलब उनके नाम में ही है शिव छत्रपति, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आज का ये टॉपिक महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए, तीनों के लिए उन्होंने बहुत सुंदर टिप्स दिए हैं कि हमें कैसे रहना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर उन्होंने टिप्स दिए हैं, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं और पुरुषों के लिए भी। तो आप सभी जानते होंगे फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि वो माता के बहुत बड़े भक्त थे और एनलाइटेड पर्सन थे वो। और दुर्गा माँ उनकी मतलब आराध्या थी। भवानी माँ, जय भवानी, जय शिवाजी ऐसा नारा होता है हमेशा। और उनके जो भी उनके साथ जो भी लोग काम करते थे उनको मावले करके बोला जाता था। मतलब उनके जो भी आर्मी में उनके साथ जो भी लोग करते थे उनका बहुत वो रिस्पेक्ट करते थे और उनको मावड़े कहा जाता था मराठी में। तो एक्चुअली क्या है, मैं कुछ नए चेहरे भी दिख रहे हैं और मैं उन सबको बता दूं कि मैं एक ऑटो राइटर हूँ। और मेरे साथ में कई एनर्जीज कनेक्ट हुई है, काली माँ, दुर्गा माँ, शिव जी की, हनुमान जी की, गौतम बुद्ध। तो ये सभी एनर्जीज जब मेरे साथ अपने आप ही कनेक्ट हुई, पत्री जी, तो ये जो एनर्जीज है मेरे साथ अपने आप कनेक्ट हुई। पर मैंने किसी को कॉल करके ऐसे नहीं आह्वान किया था कि आज मुझे इनके साथ ऑटो राइटिंग करनी है। पर शिवाजी महाराज के साथ मेरी ऐसी मेमोरी है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत उनको मानता है, सभी लोग मानते हैं, बच्चे भी मानते हैं उनको। और एक वो आइडल है सभी के लिए। तो मेरे बेटे ने कहा कि तुम सबके साथ ऑटो राइटिंग करती है तो शिवाजी महाराज के साथ करो। तो मैंने सोचा चलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग थी ऑटो राइटिंग में, तब मैंने सोचा कि शिवाजी महाराज कनेक्ट होंगे कि नहीं मेरे साथ। पर वो कनेक्ट हुए मेरे साथ। तो शिवाजी महाराज जब कनेक्ट हुए तो जब मैं बैठी और मैंने फिर स्टार्ट किया, तो मुझे उनकी मतलब विजुअलाइजेशन होता है जब भी ऑटो राइटिंग में बैठते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो रही है। तो मैंने उनको कहा कि कोटि कोटि प्रणाम। तो उन्होंने मुझे रिटर्न कहा कि आपको भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मतलब उससे पता चलता है कि उनका मतलब उनका एक्चुअली में औरतों के प्रति इतनी श्रद्धा थी, उनका बहुत रिस्पेक्ट था। तो ये रिस्पेक्ट मैंने उनके जैसे ही वो मुझसे कनेक्ट हुए वैसे ही मैं उनकी एनर्जी फील कर पा रही थी कि वो मुझसे कितने रिस्पेक्ट और प्यार से बात कर रहे थे। तो अ, फिर मैंने उनको कहा कि कोटि कोटि प्रणाम। तो उन्होंने मुझे कहा, आपको भी आत्मवंदन। आप मुझे आज क्या संदेश दोगे, मैंने पूछा। उन्होंने कहा, आप जो कार्य कर रहे हो, जो एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट होती है, वो कार्य बहुत सुंदर है, अवर्णनीय है, जिसका कोई वर्णन ही नहीं है। कलम में बहुत ताकत होती है, वो कहते हैं कलम में बहुत ताकत होती है। तो मैंने कहा, जी महाराज, आप पूछे मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो महाराज, आप महिलाओं के लिए क्या संदेश दोगे। 121291। तो महिलाओं के लिए क्या संदेश दोगे। तो महिलाओं के लिए मेरे दिल में सदैव पूजनीय स्थान है, रहेगा। 121291। मेरे दिल में सदैव पूजनीय थे महिलाएं और हमेशा रहेंगी। हमेशा श्रद्धा स्थान उनका मेरे दिल में हमेशा श्रद्धा स्थान है, मेरे लिए रहा है। जैसे मेरी माता जीजाबाई, उनकी माता का नाम आप जानते हैं, जीजा माता है। और उनका बहुत बड़ा स्थान रहा है उनको शिवाजी महाराज बनाने में। तो वो यही आगे कहते हैं, जैसे मेरी माता जीजाबाई, आपको पता है, उन्होंने मुझे तैयार किया। उनका समाज में उच्च स्थान है और रहना ही चाहिए, क्योंकि वो थे तो हमने जन्म रूप लिया।
उनके वजह से ही, जीजा माता की वजह से वो उनका इस धरती पर जन्म रूप में आए, वो उन्हीं के वजह से वो उस धरती पर आए। मातेश्वरी ये श्रेष्ठ शक्ति है, मूलभूत घटक घटक है। वो औरों को कैसे समझाए, इस जग में उन्हें हमेशा ही निम्न दर्जे का स्थान मिला है। मतलब महिलाओं के लिए वो कह मतलब उनका कहना, जब मैं ये लिख रही थी मुझे बहुत गूज़बम्प आ रहे थे। और मैं एक्चुअली मराठी में मेरी राइटिंग हुई है उनके साथ। मैंने पहले भी कहा है कि मेरे जो भी सोल्स होते हैं, जो भी एनर्जीज मुझसे कनेक्ट होती है, उनसे मेरी मराठी में बात होती है। तो मैं आज इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही थी आप लोग के लिए। तो मैं लिखते-लिखते फिर से मैं जब वो रीड कर रही थी, मेरे इतने गूज़बम्प्स आ रहे थे, मुझे बहुत एनर्जी फील हो रही थी। तो वो महिलाओं के लिए उनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट है। उन्होंने ये राइटिंग में कहा है आगे भी कि उनका मेरे दिल में बहुत उच्च स्थान है। और वो कहते हैं कि महिलाएँ जो हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। महिलाएँ ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है इस समाज के लिए। तो उनका हमेशा से उच्च स्थान होना चाहिए इस समाज में। पर उनको क्या है, हमेशा निम्न दर्जा दिया गया है। ऐसे कई समाज में है कि उनको बहुत निम्न तरीके का दर्जा दिया गया है। पर अब कालचक्र में बहुत सारा बदलाव आया है। अभी आप लोग देख रहे हैं और उनको बहुत खुशी हो रही थी कि जो हमारी महिलाएं हैं वो बहुत आघाड़ी पे हैं, मतलब बहुत ही हर जगह हर फील्ड में आज महिलाएं हैं। तो उन्होंने कहा अभी ये बदलाव आ रहा है और इसके लिए उनको बहुत खुशी हो रही है। महिलाएं महिला मंडली सर्वत्र आघाड़ी पर है। वो हर क्षेत्र में हर फील्ड में बहुत ही आगे है। उनको अपना अस्तित्व और बड़ा करना है। मतलब वो कहते हैं कि उनको और अपना ऑरा, अपना अस्तित्व हर जगह फैलाना है, अपना अस्तित्व और बड़ा करना है। कोई विचार या संकोच ना रखते हुए जिससे समाज का भला भला हो, बस आगे बढ़ना है। मतलब कोई भी चीजों में उनको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। उनको फैमिली जैसे, और एक्चुअली क्या है ना, ये रियलिटी है फ्रेंड्स, कि गॉड गिफ्ट है महिलाओं को कि हम लोगों में एक ऐसी पावर्स है, जैसे बोलेंगे दुर्गा माँ की शक्ति या जो भी शक्ति है। जैसे आपने देखा है कि दुर्गा माँ के हाथों में कितने सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तो उसी तरह महिलाएं क्या करती हैं, मल्टीटास्किंग। मतलब वो बच्चों को भी संभाल रही है, उनके सब मतलब जो भी है सब कुछ काम करके फिर अपना ऑफिस भी संभालना, फिर उसके बाद शाम को घर पे आना, उनको पढ़ाई करवाना, सब कुछ मल्टीटास्किंग वो काम कर सकती है। एक घर संभालना, सास-ससुर को संभालना, माता-पिता को, दोनों घरों में एक बैलेंस तैयार रखना, मतलब तैयार करना, या हमेशा से बैलेंस, दोनों घरों में बैलेंस रखने का काम सिर्फ महिलाएं सबसे बहुत ही वेल पर्सनालिटी से अपना वो कार्य करती रहती है। तो महिलाएं मल्टीटास्किंग है, इसीलिए उनको कुछ भी सोच नहीं रखना है कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं। उनको जो लगता है, उनके हार्ट की आवाज सुन के उनको आगे बढ़ते रहना है। और जो कार्य वो करना चाहती है, ज़रूर करना है। उन्हें अगर लगता है कि मैं कुछ बाहर जाके कुछ चीज़ें सीखना, देखिए, लर्निंग की कोई भी उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। तो हम लोग को जो हमारी हॉबी है, हम लोग हो सकता है कि हम शादी के बाद, बच्चे होने के बाद हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। तो और हमें जो ऐसा लगता है, जो हमारी हॉबीज़ है, डांस है, सिंगिंग है, जो भी हमें क्रिएटिव वर्क करना है, या हमें ऐसा लगता है कि जॉब करने जाना है, बच्चे अभी बड़े हो गए, हमें करने की इच्छा हो रही है, बिज़नेस करना है, ये सब करने का उनमें हौसला अपने आप उनको लाना पड़ेगा। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हो। और जो भी आपको कार्य करना है, वो ज़रूर करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। अपनी संतति को श्रेष्ठ तालीम देना। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि मैं पूरी मतलब ऑटो राइटिंग में यही मैं समझ पाई हूँ कि उन्होंने एक्चुअली पेरेंटिंग की टिप्स दी है। माता-पिताओं को वो बहुत उच्च दर्जा दे रहे हैं, और उन्हीं के जो जो भी संस्कार रहेंगे, उसी पर आगे की पीढ़ी, आगे के बच्चे हैं, वो डेवलप होंगे, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छे से डेवलप होगी। और ये वो पेरेंटिंग के लिए टिप्स दे रहे हैं, और माता-पिताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडेंस है उनका। अपनी संतति को श्रेष्ठ तालीम दें, जो भी हमारे बच्चे हैं, उनको बहुत ही अच्छे संस्कार दीजिए, जिससे कि वो सही और गलत का फैसला कर सकें। जीजाबाई मेरी माता का बहुत बड़ा स्थान है मेरे जीवन में। जीजाबाई थी, इसलिए शिवाजी महाराज बने। उनके द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज बनाए गए। मतलब जीजाबाई थी, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज बने। पहले वो क्या थे, शिवाजी शिवाजी थे, महाराज बने। फिर उसके बाद शिव छत्रपति, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज, मतलब पूरे
मतलब इतने सारे लोगों के मतलब छत्र देनारे सबको छत्र प्रदान करनारे ऐसे राजा जिन्होंने अपने सिर्फ 16 वर्ष से अपना मतलब अपने उनको गोल्स पता चल गए थे कि मुझे क्या करना है। उन्होंने कार्यभार संभालना शुरू किया क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो बीजापुर में सेनापति के स्थान पर थे और उनको अपने पिता से दूर रहना पड़ा, तो वो पूरी तरह से अपने माता के संस्कार में पले बड़े और उनकी माता ने मतलब दोनों तरीके का रोल प्ले किया। आप समझ सकते हैं कि उनकी माता को पिता और माता ये दोनों के रोल प्ले करने पड़े। उसके साथ में उन्होंने इतनी सुंदर तालीम दी उनको और उनके ये संस्कार की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज बने और आज हम सभी जानते हैं उनको। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें दुर्गा माँ जैसा स्थान देकर मैं पूछता हूँ। वो अपनी माता को ऐसा स्थान देते हैं दुर्गा माँ जैसा। मैंने बहुत मैंने बहुत ही बाल्यावस्था में अपने बहुत कम मतलब बहुत ही छोटी उम्र में मैंने बाल्यावस्था में अपना ध्येय को समझ लिया था। अपने कर्तव्य पथ पर निकल पड़ा था। मतलब उनको वही कि बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया था और उन्होंने गढ़ मतलब जो किले हैं वो जीतना शुरू कर दिया था और जो भी अपनी संपत्ति या अपने जो किले हैं, जो भी मुगल सल्तनत द्वारा वो हथियाए गए थे, तो उन्होंने वो अपने फिर से अपने काबू में लिए और उन्होंने वो कार्यभार को पूरा संभालते हुए और बहुत ही आगे-आगे मतलब इतना उन्होंने अपना जो पर्सनैलिटी को इतना सुंदर तरीके से डेवलप किया और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, उनका पूरी ख्याति पूरे जग में हुई। आज उनको शिव छत्रपति शिवाजी महाराज करके सभी लोग जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस समाज के पुरुषों के लिए आपका क्या संदेश है? फिर महिलाओं के लिए उन्होंने ये कहा कि हमें बच्चों को बहुत अच्छे से तालीम देना है क्योंकि उनके संस्कार में क्योंकि माँ ही है, माँ के साथ ही बच्चा ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है। अपने पिता तो मैक्सिमम तो दो अभी आजकल तो महिला भी वर्किंग होती है, पर मैक्सिमम तरीके से अगर देखा जाए तो बच्चे बचपन से थोड़ा माँ के संस्कार में पले बड़े रहते हैं, तो पिता जो है वो भी उनके ऊपर उसी तरह से संस्कार देते हैं, पर उनका समय थोड़ा माताओं के साथ ज्यादा व्यतीत होता है बच्चों का। तो फिर मैंने पूछा उनको कि पुरुषों के लिए आप क्या संदेश दोगे महाराज? पुरुष और स्त्री ये समाज के महत्वपूर्ण घटक है। जैसे स्त्रियां घटक है वैसे ही उन्होंने पुरुषों के लिए भी बोला है कि वो भी एक समाज में बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। इस समाज में उनको भी अपना कर्तव्य भूलकर नहीं चलेगा। अभी पुरुषों के लिए उन्होंने कुछ टिप्स दिए हैं कि अ, उनको कैसे रहना है, स्त्री का सम्मान करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा जागरूकता, कर्तव्यनिष्ठ और कठोरता लेते हुए निर्मलता और प्रेमपूर्ण रहकर समय समय पर रहना है उतना ही आवश्यक है क्योंकि कठोरता पुरुषों में है इसलिए कार्यशक्ति उसके साथ चातुर्य दिखाना भी अत्यावश्यक है। एज पर द सिचुएशन जैसे कि वो अब देखिए उन्होंने स्त्री का सम्मान कहा है क्यों सबसे पहले वो वर्ड किया है क्योंकि आप जानते होंगे कि बहुत सारे घरों में स्त्रियों को स्थान वैसा स्थान नहीं मिलता आया है बहुत पहले से भी, पर अभी बहुत सारी चीजें चेंज हुई है और जागरूकता ला रहा है मतलब इतना जागरूक रहना है जैसे शिवाजी महाराज अपने हर एक व्यक्ति को अपने हर एक जो भी उनके साथ काम करते थे उनके जो भी आर्मी में वो लोग थे वो कितना चौकन्ना रहते थे कितना जागरूक रहते थे कि हमें क्या सही क्या गलत है वो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता था। कर्तव्यनिष्ठ थे कि ऐसा नहीं कि हाँ चलो ये करना है तो करना है, अगर जॉब पे जा रहे हैं तो जाना है पैसे कमाना है इसलिए जा रहे हैं कर रहे हैं काम, या ठीक है चलो बच्चों को संभालना है पैसा कमाने जा रहे हैं हम ऐसे ही। पर वो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको कितना आप अच्छा दे पा रहे हो समाज के लिए, समाज में इसकी उन्नति होगी क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जो एक-एक बिज़नेसमैन है या जो भी जॉब पे वर्किंग कर रहे हैं, ये हम सभी की जो कहीं तो भी कॉर्ड है ना वो कनेक्टेड है समाज से। अगर हम हर एक व्यक्ति अपना कर्तव्य समझने लगेंगे ना, तो हर एक व्यक्ति समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्थापित करता है कि उससे समाज में समाज को बदलने की ताकत हर एक व्यक्ति में होती है। इसलिए वो ये ना समझे कि सिर्फ मैं मेरे और मेरे परिवार के लिए ही काम कर रहा हूँ, नहीं। उसके जो भी बिहेवियर है, उसका जो भी वर्किंग है, उसका जो पर्सनैलिटी है, उसका जो चातुर्य है, वो उसे हर तरह से समाज के लिए ही अ, मतलब वो समाज में कुछ दे पाएगा, ये सोचकर कार्य करना है। क्योंकि शिवाजी महाराज ने भी यही किया ना और उनके जो भी मावड़ा था, जो भी व्यक्ति था, उनके जो भी उनके साथ काम करने वाले लोग थे, तो उन्होंने यही किया। परिवार को बैलेंस करके और उसके बाद उन्होंने देशभक्ति भी दिखाई और आज हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज की वजह से ही बहुत सारे चेंजेस हुए हैं महाराष्ट्र या पूरा भारत देश में। उसके बाद कर्तव्यनिष्ठ और उसके साथ उन्होंने कहा कि हाँ पुरुष जो है वो पर्सनालिटी कठोर जरूर है पर उनको कठोरता के साथ निर्मलता भी दिखानी है।
एज पर द सिचुएशन, मतलब अगर कोई सिचुएशन में उन्हें अगर थोड़ा निर्मल रहने का भी मतलब जरूरत है तो उन्हें वो भी रहना चाहिए, पर उसी के साथ उनका चातुर्य भी उनको दिखाना है कि वो कितने क्योंकि आप जानते होंगे, जिसको हिस्ट्री पता है, वंदना जी या और जो भी टीचर्स हैं और बहुत लोगों को भी, सभी लोग जानते हैं कि उनके पास शक्ति तो थी पर उसके साथ बुद्धि भी थी, और उन्होंने बुद्धि के सहारे भी बहुत ऐसे ऐसे काम किए कि आप आपको पता होगा कि उनके पास बहुत आर्मी की कमी थी, पर उन्होंने कम आर्मी के बलबूते पे भी बहुत सारे बुद्धि चातुर्य से उन्होंने कई युद्ध जीते और जीतते चले आए। उन्होंने हार नहीं मानी, बस अपने चातुर्य के इस पे। तो उसके साथ चातुर्य दिखाना भी अत्यावश्यक है। स्त्री और पुरुष ये साथ में कदम से कदम मिलाते हुए चले तो योग्य और श्रेष्ठ समाज का रूप बनेगा, क्योंकि हम लोग क्या है कि स्त्री और पुरुष ये दोनों भी उन्होंने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण घटक है, और ये लोग जो भी काम कर रहे हैं ये समाज के लिए हितकर रहे, ऐसा ही कार्य उन्होंने करना है, जिससे कि योग्य और श्रेष्ठ समाज का रूप तैयार हो आगे चल के। जो हमारा समाज है वो बहुत ही श्रेष्ठ समाज कहलाए, जो सनातन धर्म है वो श्रेष्ठ और सुंदर हो, और समाज में एक नया चित्र खड़ा रहेगा या तैयार होगा, जो एक नया चित्र बनेगा, क्योंकि समाज ये दोनों वर्गों से बनता है। ये तो रियल है ना, क्योंकि वैसे तो हम लोग सोलफुली कहते हैं कि स्त्री और पुरुष कोई अलग नहीं है, पर प्रैक्टिकली देखें तो इस समाज में पुरुष और स्त्री है, इसीलिए ये समाज इन दोनों घटकों पर टिका हुआ है, और ये दोनों घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को भी सेम स्थान मिलना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। फिर उन्होंने कहा धीर गंभीर संतुलन में रहना पर उतना ही आवश्यक है जितना मृदुल और सौम्य रहना, मतलब धीर गंभीर भी रहे। अब आपने देखे होंगे कि जनरली हमारे फादर फिगर्स को देखा है कि वो बहुत धीर गंभीर और बहुत ही उनका मतलब ऐसे आपको लगता होगा कि ये गुस्से वाले हैं, पर पर ऐसा है कि उनको ये चीजों को भी मतलब उनको अगर उनके वजह से ही ये समाज टिका है, जितना स्त्री की वजह से टिका है, जितना स्त्रियों की वजह से है ये समाज, पर पुरुषों की भी वजह से, क्योंकि अगर वो उनका ऐसा बिहेवियर नहीं रहता या वो धीर गंभीर नहीं रहते तो बहुत सारी चीजों को संभालना डिफिकल्ट हो जाता। इसलिए उनका जो एटीट्यूड है या उनका जो भी नेचर होता है पुरुषों का, ये बहुत जरूरी भी है एक समाज के लिए। तो इसी तरह से हम उनको क्या है, पुरुषों को उन्होंने कहा है कि सौम्य और मृदुल भी रहना है, दोनों की जोड़, दोनों में बैलेंस बनाकर समय समय पर और परिस्थिति अनुसार जीवन जिए, दोनों को बैलेंस बनाना है, मतलब घर परिवार, और अगर बाहर के जीवन में जाए या युद्ध भूमि तो अभी नहीं रही, पर जो भी वो कार्य करते हैं उसमें उसके साथ और घर परिवार और समाज, ये सभी चीजों में उनको बैलेंस बना कर रहना है और बहुत अच्छा समाज के लिए देना है। वो दोनों ही जो उदाहरण समाज में दे सकेंगे उसी तरह बच्चों की पीढ़ी अनुकरण करेगी। मतलब उन्होंने कहा कि ये दोनों मतलब स्त्री और पुरुष ये दोनों घटक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो भी उदाहरण देंगे इस समाज के लिए, और ये बच्चों की जो आगे की पीढ़ी है वो उन्हीं का अनुकरण करेगी। ये तो सही बात है, जो माता पिता करते हैं जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि किसी के घर में हिंदी भाषा बोली जाती, किसी के घर में गुजराती, पंजाबी, मारवाड़ी, तो इसी तरह से बच्चे भी उनकी भाषा सीखते हैं। तो उसी तरह से जो भी माता-पिता के संस्कार होते हैं, वो भी बच्चा ऑटोमेटिकली ग्रास्प कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, और उसी बेसिस पे वो पलता है, बढ़ता है, बड़ा होता है, फिर आगे समाज के लिए वो कैसा रोल प्ले करता है, वो माता-पिता पे भी डिपेंड है, ऐसा वो आगे कहते हैं। महाराज, फिर मैंने पूछा, अब उन्होंने बच्चों की बात की ही थी, तो फिर मैंने पूछ लिया कि महाराज बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या संदेश है? तो उन्होंने कहा, छोटा बच्चा ये समाज में रखने वाली मूल नींव है। मतलब जो ये छोटा बच्चा है, ये हमारे समाज की मूल नींव है। ये बहुत बड़ा मतलब ये नींव है, नींव जितनी मजबूत और कुशल और कर्तव्यनिष्ठ और ध्येय स्थापित करने की जिद रहेगी, मतलब जिस बच्चे में मजबूती, कुशलता, कर्तव्यनिष्ठता और उसका गोल वो क्लियर होगा, ऐसे बच्चों की जिसकी नींव बहुत स्ट्रांग होगी, वो समाज के लिए बहुत कुछ दे पाएगा, और ध्येय स्थापित करने की जिद रहेगी, ऐसी क्वालिटी रहेगी उन उन बच्चों में, वो जरूर समाज के लिए एक एक नहीं अनेक शिवाजी महाराज दे पाएंगे। मतलब एक बच्चा अगर ऐसा शिवाजी महाराज बनेगा तो ऐसे कई बच्चे शिवाजी महाराज बनेंगे। मतलब इस तरह से उन्होंने कहा कि ऐसे अगर संस्कार में बच्चे पढ़ते बड़े होते हैं तो वो एक नहीं अनेक शिवाजी महाराज हमारे समाज को दे पाएंगे। तो इसीलिए माता-पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों के जीवन में। फिर हम हमारे छोटे बच्चों की में बीज अच्छा और बुरा, उसका बीज डालना, मतलब उसको उसका बीज रोपित करना। जैसे एग्जाम्पल कि जैसे अभी हम समझते हैं कि जैसे हम अपने बच्चों को जो भी बीज डाल रहे हैं, अब हम
जो भी धर्म से है, धर्म मायने नहीं रखता। अगर एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ध्यान करना सिखाते हैं, हम अपने बच्चों को कुछ जो भी उनकी हॉबीज है वो उनको आगे करना, अगर कोई बचपन से ही बच्चों को डांस की शौक है तो हम उनको डांस के क्लासेस लगाते थे, किसी को ड्राइंग का शौक है, तो ये हम क्या करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, हाँ ठीक है करो, पढ़ाई करो, जो भी करना है वो सब हम उनको मोटिवेशन देते रहते हैं। उस हिसाब से हमें बच्चों को ऐसी कुछ चीजें भी सिखानी जरूरी है जो समाज के लिए उनका जो पर्सनालिटी है उसको बहुत अच्छे से, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं, कि समाज के लिए एक देशभक्त भी हम बना सके, ऐसे हमारे बच्चों को इस तरह के से आप उनको संस्कार दीजिए, ऐसा शिवाजी महाराज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना, माताओं की रिस्पेक्ट करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना। कुछ उन्होंने कहा कि आगे मोटिवेशनल स्टोरीज अगर हम उनको सुनाते हैं तो आगे का मार्ग वो अपने लिए चुनेगा। मतलब ऐसी कोई मोटिवेशनल स्टोरीज अगर हम उनको सुनाए, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स की बहुत सारी उन्होंने आगे भी कहा है उसके बारे में, तो ऐसे आगे का मार्ग वो अपना चुनेगा। मतलब उसको अगर अच्छी सीख देंगे तो आगे का मार्ग वो खुद ही चुन लेगा। जैसे जीजा माता ने किया, जैसे उनकी माता ने उनको गाइड किया हर तरह से, उस तरह से वो गाइड करती गई और उन्होंने अपना मार्ग को, अपना गोल शिवाजी महाराज ने अपने आप चुन लिया। क्योंकि समाज को तरुण पीढ़ी से आशाएं रहती है। अब क्योंकि अब देखिए तरुण पीढ़ी से आशाएं बहुत सारी रखते हैं कि ये बड़ा होगा, फिर क्या क्या आशाएं रखते हैं। बच्चा बड़ा होगा हमारा, ठीक है अभी पढ़ लिख रहा है, फिर उसके बाद वो कमाने लगेगा, फिर हमको संभालेगा, यही तो आशाएं रहती है। और वैसे भी समाज में हम सोचते हैं कि, हम क्या सोचते हैं कि एक तरुण पीढ़ी है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि समाज भी क्या एक्सेप्ट करता है कि अगर कोई तरुण पीढ़ी ऐसी, अभी इतने सारे आईटी सेक्टर आए हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज निकली है, ये सब हमारे जो युवा है उन्हीं के बलबूते पे। और आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट है, बहुत कंपटीशन चल रही है, तो ऐसे ऐसे इतने स्मार्ट बच्चे आ रहे हैं कि हमने हमारे जमाने में नहीं सोचा था कि अभी की टेक्नोलॉजी ऐसी आ सकती है, एआई आएंगे, या कितनी सारी टेक्नोलॉजी आई, बहुत सारी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते। तो आजकल के बच्चे कितने स्मार्ट हैं। तो ये जो बच्चे हैं उन्होंने ही समाज को बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजें नई नई दी है। तो हम क्या करते हैं, तरुण पीढ़ी से आशाएं रखते हैं। ये भले ठीक है, पर उनकी नींव मजबूत कैसे होगी। अब ये तो ठीक है कि वो समाज के लिए जो भी कर रहे हैं, पर उनकी नींव को कैसे मजबूत करेंगे, ये कार्य संपूर्णता से उनके माता पिता का है। यह यही कि पालक ही पूर्णता पूर्णता से जवाबदार है। बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पालक पूरी तरह से जिम्मेदार है। बच्चों की उंगली पकड़कर चलाने से लेकर बड़े होने तक उसके दिल में जो बोओगे वो ही बच्चा समाज को देगा। जो उसके अंदर बीज डालोगे वही बच्चा समाज को देगा। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्या दिया है, जो कि एक समाज में एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी लेकर वो आगे बढ़े। देशभक्ति दी तो महान फ्रीडम फाइटर बनेगा। अगर हमने देशभक्ति की कहानियां सुनाई उसको बचपन से ही, तो देश के लिए क्या अच्छा क्या बुरा। अब फ्रीडम फाइटर तो होंगे नहीं अभी, बच्चे पहले थे, पर हाँ, पर वो अपने देश के लिए उनकी उनका क्या कर्तव्य है वो समझ पाएंगे, है ना। कला का ज्ञान दिया तो कलाकार होगा, पर उसी के साथ उनको योग्य और अयोग्य वैशिष्ट्यपूर्ण बातों का ज्ञान उनके अंदर बीज रोपण करे। मतलब योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, और ऐसे अलग अलग तरीके का वैशिष्ट्यपूर्ण बातों का उनको ज्ञान देना बहुत जरूरी है। और उनके अंदर उसका रोपण करे, मतलब उसको बीज को बोए। उनको योग्य अयोग्य ज्ञान देते हुए अपने पैरों पर खड़े होकर खड़े होने के साथ उन्हें नाजुक न बनने दे, शौर्य करने दे। गिरेगा, पड़ेगा, फिसलेगा और फिर खड़ा होगा और शिवाजी महाराज बनेगा। मतलब कितना ब्यूटीफुल कहा है, क्योंकि ये रियलिटी है। आजकल हम माता क्या करती है, अरे गिर गया, जल्दी से उठाने जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी होंगी कि हर वक्त हर फील्ड में जब भी बच्चा रो रहा है, कुछ मुश्किलें आ रही है, तो हम क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बचपन से लेके अगर वो गिर रहा है, पढ़ रहा है, वो पढ़ाई में नहीं है, उसको कुछ चीजें समझाने की हम अपने तरीके से कोशिश करते हैं। तो अगर उसको वो नहीं करना है तो वो खुद ही जब असफलता आएगी तब वो संभलेगा। इसलिए उसको गिरने दो, पढ़ने दो, उसको अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने दो, ऐसा वो कहते हैं। और ऐसा करने से वो अपने आप ही शिवाजी महाराज बनेगा, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे शिवाजी महाराज के। इसीलिए, और उनकी माता ने हमेशा उनको अच्छा और बुरे का ज्ञान हमेशा दिया है। पर माता पिता उसको बचपन से ही अपने तलवों पर झेलते हैं। मतलब अपने जो हम ऐसे ऐसे झेलते हैं ना बच्चों को, मतलब इस तरह से झेलते हैं। मतलब उनका ये कहने का मतलब है कि अगर बच्चा गिर रहा है उसको बिल्कुल चोट भी ना आने दे। उसको हर फील्ड में अगर वो गिर रहा है, उसको मुश्किलें आ रही है, तो उसको उसको कहिए कि नहीं ठीक है, तुझे जो करना है वो कर। नहीं, हमें उन पर लादना नहीं है बहुत सारी चीजें, कि ये नहीं देखना है कि हमारे परिवार को वो खिला पिला सके या जो भी है। अगर देखिए अभी एग्जाम चल रही है,
तो ये एग्जाम्स माता पिता की भी चल रही है। आप समझते होंगे कि बच्चे एग्जाम दे रहे नहीं है, माता पिता ही दे रहे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा 95% लाए, मेरे बच्चे ने 99% लाना ही चाहिए। तो उसके पीछे पड़ जाएंगे कि तुझे इतने लाना है, तुझे पढ़ाई करनी है, तुझे ये करना है। क्यों नहीं बोल सकते हम कि ठीक है, तुझे अगर जो लग रहा है वो अपने पैरों पे खड़ा होने की पहली बात तो उसको बचपन से ही ये हम बोल देते कि तू ये नहीं कर पाएगा, तू पढ़ नहीं रहा, तू ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, क्योंकि वी क्रिएट्स योर ओन रियलिटी। तो हम ही टोकते रहते हैं कि तू ये कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, तू इसमें वीक है, तू ये, उसको करने दीजिए। उसको खुद समझ में आएगा कि वो क्या कर रहा है, कहाँ ठोकर खा रहा है, इस तरह से वो कहते हैं। और माता पिता उसके बचपन से ही अपने तलवों पर झेलते हैं। गिरा तो गिरा, खुद उसे अपने दम पर खड़े होने दो, उठने दो, जीने दो, जीने दो। वो कहते हैं उसको जीने दो। उन्होंने ये एक सेंटेंस 2 बार कहा, उसको अपने दम पर जीने दो, जीने दो। आपको थ्री इडियट्स की मूवी याद आ रही होगी, क्योंकि अ, उसमें भी यही सॉन्ग था ना, जीने दो हमें जीने दो, ये जग उसे अपनी आंखों से देखने दो। कितना सुंदर वाक्य है, और इस वाक्य में बहुत डीप गहराई का अर्थ छुपा है। उसको अपने आंखों से ये जग को देखने दो, ये जग उसे अपने आंखों से देखने दो। आप उसे अपना आईना न दिखाओ, आप उसको अपना आईना न दिखाए, कार्य बिगड़ेगा। उल्टा प्रेम की फूंक दे, और उसे वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको टोकेंगे, अरे तू 70% ही लाया, तू क्यों 90% नहीं ला पाया, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है। हम बचपन से ही बच्चों को एक, उसको यही लाइन से जाना है, उस तुम्हें दूसरे लाइन में नहीं जाना है। मतलब ऐसे ऐसे उसके ऊपर थोपना स्टार्ट कर देते बचपन से ही उसको। तुम्हें बड़ा होके इंजीनियर बनना है, फिर तुमको ये जॉब करना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करना है, फिर तुमको ये करना है, ये हम डिसाइड कर लेते हैं। अगर कोई पिता डॉक्टर है तो उसके बच्चे को डॉक्टर ही बनाएंगे, कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर ही बनाएगा। और आजकल तो ऐसा है, कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन बनाएगा। तो आजकल तो ऐसा है कि मतलब आप देख रहे होंगे कि कितनी कंपटीशन है, कितना बच्चों पर लाद लाद, मतलब वो, मतलब एक गधा, एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मुझे बोलने में भी खराब लगता है कि गधे जैसा उनके ऊपर लादा जा रहा है बोझ। इतना बोझ लाद रहे हैं कि उनको इतना, अब मैं इसलिए फील कर पा रही हूँ, और मैं अभी इसलिए कुछ दिन से मैं थोड़ा सा मैंने थोड़ा स्टॉप लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे, क्योंकि हम अपना वर्किंग तो कर ही रहे हैं, हम अपना फील्ड में हम अपना ध्यान के सेशंस ले रहे हैं, या हम अपना, मेरा वर्किंग रहता है, मैं करती रहती हूँ। तो उसके साथ मैंने ये देखा कि बच्चों को मैं कितना समय दे रही हूँ, क्योंकि मुझे ये देखना है कि नहीं, अभी बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं, मुझे उनके तरफ भी उतना ही बैलेंस से मुझे उनको टाइम देना बहुत जरूरी है। तो मैं ये देखती हूँ कि मैं जितना टाइम, क्योंकि मुझे पता है कि उनको मेरी ज्यादा जरूरत अभी एग्जाम्स टाइम में है। सबसे पहले मैं मेरे पे एग्जांपल, मेरे छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी कि मैं, मेरा बच्चा 12th में है, पर मैंने उसको पहले से कहा कि तुम्हें जैसा पढ़ना है, जो करना है, मुझे नहीं जरूरत है कि तुम्हें 95% लाना है या इतने परसेंट लाना है। उसको मैंने कभी ही बंधनों में नहीं रखा, मैंने फ्री दिया। अब जैसे मेरी बेटी है, उसको वो हमेशा फर्स्ट या सेकंड आती थी। अभी उसका 1 साल से उसको पूरा स्पोर्ट्स में वो फोकस कर रही है, उसको लग रहा है कि मुझे स्पोर्ट्स खेलना है बहुत सारे, उसको बहुत मजा आ रहा है। तो अब उसका क्या हो रहा है कि अगर वो स्पोर्ट्स में ज्यादा समय दे रही है, 2-3 क्लासेस लगा लिए मार्शल आर्ट के या डांसिंग का, फिर स्कूल में भी उसको फुटबॉल खेलना है, तो ये अभी उसका 3 घंटा अगर उसका स्पोर्ट्स में जा रहा है, तो वो पढ़ाई के लिए कम समय देगी, ऑब्वियसली कम होगा। तो अब मैंने उसको पूछा कि तुम्हें क्या इंटरेस्ट है, तुम्हें पढ़ाई करनी है? मैंने उसको ये नहीं कहा अभी एग्जाम्स बस 15 दिन पे, मैंने उसको कहा अगर तुम्हें स्पोर्ट्स में पूरा इंटरेस्ट है तो तुमको क्या करना है, बस 2 चीजें करना है। अगर तुमको स्पोर्ट्स में जाना है तो तुमको बहुत अच्छे से खाना पीना, हेल्दी रहना जरूरी है। अगर तुमको ये पढ़ाई करना है तो तुम्हें पूरी तरह से, मतलब तुमको अगर नंबर अच्छे लाना है तो तुमको पढ़ाई पे फोकस करना है। पर वो अभी छोटी है, तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें जो करना है स्पोर्ट्स में एंजॉय करना है, ठीक है, वो छोटी है। अगर वो उसका बचपन में आज ही छीन लूंगी, उसको कहूंगी नहीं तुम्हें स्पोर्ट्स नहीं करना है, तुमको अभी पढ़ाई करना है, पढ़ाई बहुत करना जरूरी है, ठीक है वो सेकंड रैंक वाली या फर्स्ट रैंक वाली, पर मैं उसको फोर्स करूंगी तो उसको ना ये चॉइस मिल पाएगी, उसको ये ना कर पाएगी, या ना ये करूँ, तो उसको रिग्रेट होगा कि मुझे, मैं ये भी नहीं कर पाई ना पढ़ भी पाई। तो इसलिए मैंने पूरी उसको एक फ्रीडम दिया कि तुम्हें अगर जो लाइन चुननी है तो तुम चुन सकती हो। मैं उसको ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं तुमको ये नहीं बोलूंगी तुम सेकंड रैंक या 90% से तुमने 60% लाया। मैंने आज ही उसको मॉर्निंग में कहा। तो ये मेरा है कि हमें बच्चों, क्योंकि उनको खुद समझता है। अभी जैसे पत्री जी कहते हैं कि, और हम इतने दिनों से स्पिरिचुअलिटी में, तो हमें पता है कि बच्चे जो है ये मास्टर्स हैं, ये खुद अपनी राह बना लेंगे। इसलिए उन्हें ये सोचिए कि उन्हें अपने तरह से आईना मत दिखाइए।
तुम्हें बड़ा होकर जॉब करना है, जॉब के बाद तुमको शादी करनी जरूरी है, फिर बच्चे करने जरूरी है। ये समाज क्यों उनके ऊपर बोझ डाल रहा है? ये बोझ है उनके ऊपर, तो ये नहीं करना है हमें। और उनके साथ हमें रहना है और उनको गिरते पड़ते हुए रहने देना है, और फिर वो उठ पाएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, उनके ऊपर प्यार की, प्रेम की फूंक देना है हमें उनको, और उससे वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम सारे समझदार हैं, वो कहते हैं कि हम सारे समझदार हैं। आगे बात करेंगे कभी, उन्होंने कहा फिर और आगे कभी बात करेंगे। आप अपना कार्य निरंतर चालू रखें, योग्य कार्य करते रहें, खुद के दम पर विश्वास रखें, प्रीति है। और फिर मैंने उनको धन्यवाद कहा। तो ये थी ऑटो राइटिंग शिवाजी महाराज की। और हम सभी जानते हैं कि उनका जो व्यक्तिमत्व है वो कितना डैशिंग है, और उनका बस नाम ही ले लो ना कोई, तो इतने मतलब क्या एनर्जी मिल जाती है, उनके नाम में ही एनर्जी है। तो ऐसा है मास्टर। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, और अगर किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज देने के लिए, इतने सिंपल शब्दों में शिवाजी की मैसेज देने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि बच्चों पे थोपना नहीं चाहिए, ये बहुत सही कहा आपने। मैंने भी कभी शिवाजी नहीं महाराज थोपा। ने कहा है, पेरेंटिंग टिप्स दिए उन्होंने, ये शिवाजी महाराज का ही है। वैसे भी नहीं थोपना चाहिए बच्चों पे, बच्चों को खुद का करना चाहिए, जी ताकि लास्ट में रिग्रेट ना हो कि हमारी मम्मी ने हमको ये नहीं करने दिया, नहीं तो अगर मम्मी करने देती तो हम ये बनते। बिल्कुल। अरे ऐसे बहुत तो सारे बच्चों का है कि उनको ये उनको बच्चों को कहा चूज जाता है करना इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, पर उनका अगर शौक दूसरी चीजों में है, पर वो घर से ही लादा जाता है। मेरे बच्चों का ही मतलब मेरे बेटे के ही फ्रेंड्स हैं, उनको उनके घर से इतना टेंशन है, बच्चे इतना टेंशन में रह रहे हैं क्योंकि उनके माता पिता उनको टेंशन दे रहे हैं। और मैंने मेरे बच्चों को कोई भी टेंशन नहीं दिया, इसलिए आज वो बहुत फ्री है अभी एग्जाम्स में भी। तो मैं उनको देख के खुश हो रही हूँ, बस ये है। वो भी फ्री और अपन भी फ्री। हाँ वही। थैंक यू सो मच कंचन जी। जी तो अब थोड़ी देर अभी हम तो इस संदेश की बहुत बहुत जरूरत है। जब पेरेंट्स बहुत ज्यादा, और उसके कारण क्या है कि बच्चे या तो डिप्रेशन पे चले जाते हैं, कुछ सुसाइड करते हैं। तो ये बहुत, आपने जो आज ये पेरेंटिंग का जो चैप्टर लिया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जरूरी भी है, आज के पेरेंट्स ऐसे भी बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं बच्चों पे। मतलब हम्म। उनको ये लगता है कि कंपटीशन है कि सामने मतलब पड़ोसी का बच्चा आगे चला जाएगा। जी बिल्कुल। उनको ये नहीं है मेरा बच्चे का मतलब किस सिचुएशन में है, क्या बनना है, वो नहीं रहती कि पड़ोसी का बच्चा जो है वो आगे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी जेलसी वाली भावना नहीं रखनी चाहिए भैया। पड़ोसी का बच्चा कुछ भी करे लेकिन आपको अच्छा बनना है, आप खुद देखो कि कैसा क्या करना है। वही तो ये सोच होनी वही चाहिए। उन्होंने कहा ना कि समाज में यही तो रीत चली आ रही है कि उसको देखो वो तो बड़ा हो गया, अरे उसने तो शादी कर ली, अरे उसको तो बच्चे भी हो गए, और तुम क्या, तुमको तो जॉब भी नहीं लगी अभी तक। तो मैंने जब ये राइटिंग मैं कर रही थी ना, तो और देखिए ये कोइंसिडेंस था कि मेरे बेटे ने ही बोला कि शिवाजी महाराज की ऑटो राइटिंग करना है। तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारे टिप्स दिए। मतलब क्या होता है कि मास्टर मेरे साथ कनेक्ट होते हैं तो हम लोगों के लिए भी कुछ टिप्स देते हैं, घर वालों के लिए, और जो समाज के लिए मुझे मतलब लोगों के लिए सेवा में देना होता है, तो वो मैंने आपके सामने रखा। तो कितना मतलब उनका ये अभी का जो है कि बच्चों के लिए उन्होंने ज्यादा मतलब फोकस किया, और ये बात सही है क्योंकि अगर देखिए कि अगर कोई बच्चा जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, उसको सिंपल एग्जांपल कि अगर उसको लड़कियों का रिस्पेक्ट नहीं है, आप समझ गए होंगे, तो उसका लड़कियों का रिस्पेक्ट उसके क्यों ऐसा है, उसके वो गलत है क्या, बचपन से उसने क्या देखा समाज में, उसके घर में क्या देखा कि उसकी माँ का रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए उसने समाज में जो भी लड़कियां है उसका रिस्पेक्ट नहीं रखा। अगर कोई लड़की है वो एक भावना से देख रही है कि नहीं ये पुरुष प्रधान व्यक्तिमत्व ऐसा ही है, क्यों, क्योंकि वो बचपन से ये सब देखती आ रही कि नहीं ऐसा ही है। तो ये सब हमने ही संस्कार देने हैं, हम माता पिता का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो बच्चों को दोष नहीं देते। और मैं आप सबको ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं चाइल्ड काउंसलर हूँ, तो मैं भी यही सोचती हूँ, मैंने भी यही ट्राई किया। मैं ऐसा नहीं कि 100% मैंने भी शुरुआत में गलतियां नहीं की, मैंने भी की। तो मैंने सीखा कि मैं कितना बच्चों को ढील दूं या ना दूं, क्या, क्योंकि अगर हम जितना टाइट करेंगे ना, बच्चे और गलत दिशा में जाएंगे। इसलिए उनको उनके वे में ही, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है बच्चे, हमसे भी कई ज्यादा गुना इंटेलिजेंट है, उनको सही गलत बहुत अच्छे से समझता है, बस उनके अंदर बीज डालना हमें आना चाहिए। ये है। थैंक यू नम्रता जी, ममता जी, प्रकृति जी, सबको वंदना जी, गीता जी, कल्पना जी, सभी को बहुत बहुत मुझे अच्छा लग रहा है सबको देख के इतने दिन के बाद। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद देख रहे हैं हम आपको। हाँ चलिए अब थोड़ा मेडिटेशन ले जी जी, लेते हैं। मेडिटेशन करते हैं। वंदना जी, आप म्यूजिक शेयर करेंगे? प्यारे प्यारे दोस्त, सभी के अंदर जो चेतना है, सभी को, सभी की हायर सेल्फ को हम यहाँ इनवाइट करते हैं।
ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, शिव शक्ति परिवार, सीताराम, हनुमान बाबा, सभी को धन्यवाद। एंजल्स, आर्कएंजल, सभी को धन्यवाद। सभी उच्च शक्तियां, सभी गुरुओं को मैं यहाँ आमंत्रित करती हूँ आज के सेशन में। अपनी प्यारी आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को क्रॉस कर लीजिए। जो पालथी मारकर बैठ सकते हैं वो बैठ जाइए। जो चेयर पर बैठे हैं दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए। बहुत ही हमारी प्यारी और कोमल, ठंडी या गर्म सांसें, उन सांसों को सिर्फ निहारते रहिए, प्यार से निहारते रहिए। सांस आ रही है और जा रही है, सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। जैसे जैसे हम सांसों को रिलीज कर रहे हैं उसी तरह से हम पूरी तरह से रिलैक्स और रिलैक्स होते जा रहे हैं। हमारी पूर्णात्मा जो हमारी परमेश्वर के साथ जोड़ने वाली डोर है, उसको और गहरा और गहरा और गहरा बंधन बांधते जा रही है। उस परमेश्वर की छत्र छाया में हम अपने आप को संपूर्ण और संपूर्ण महसूस करते हैं। अपने आप को हील करते जा रहे हैं, रिलैक्स करते जा रहे हैं और रिलैक्स और रिलैक्स। अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए। एड़ी, टखने, घुटने, थाइस धीरे धीरे ढीला छोड़ते जाइए। पेट, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी ये पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। पीठ, चेस्ट धीरे धीरे रिलैक्स करते जाइए। कंधे, पीठ, गला और रिलैक्स हो रहा है। होठ, चेहरा, हमारी आंखें, नाक, कान, हमारा माथा और रिलैक्स हो रहा है। जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे, निर्विचार होते जाएंगे, उतनी ही कॉस्मिक एनर्जी, उस परमेश्वर की ऊर्जा हम पर बरसती ही जाएगी। उस परमेश्वर की ऊर्जा को अनुभव कीजिए। एक गोल्डन लाइट हमारे ऊपर पड़ रही है। धीरे धीरे हमारे सहस्त्रार से चेहरे पर, गला, हमारे कांधे पर, हार्ट चक्र, नीचे और नीचे, पेट, इंटरनल ऑर्गन्स, सभी पर धीरे धीरे वो गोल्डन लाइट, पूरी बॉडी हमारी गोल्डन होती जा रही है, पैरों तक